नमस्कार। आज हम बात करते हैं बीएससी भाग द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत पाइला का पिछले वीडियो में आपने उसकी सामान्य शारीरिक संरचना और परिवार कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे इसकी पाचन तंत्र की। आपको यहाँ यह चित्र दिखाई दे रहा है, ये पाचन तंत्र है। भोजन प्रणाली और भोजन प्रणाली के साथ में इसका जो संपूर्ण है पाचन तंत्र यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर इसका ये आहार नाल है जो मुख यानी माउथ कैविटी से शुरू होकर और आमाशय, ईसोफेगस आमाशय से निकलकर आंत्र इंटेस्टाइन और रेक्टम और उसके बाद में एनस तक जाती है। पाइला के पाचन तंत्र में आहार नाल के साथ में एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। इसमें एसेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड यहाँ पर दो दिखाई दे रही है। एक तो है बक्कल गैंग्लियन और दूसरी है सलाइवरी ग्लैंड। तीसरी जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है मुख्य हेपेटोपैंक्रियाटिक ग्लैंड जो है वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है, वो इस जगह होती है आमाशय के पास में लगी हुई। अब आप देख रहे हैं कि ये बक्कल कैविटी है। यहाँ पर आपको ये वक्कल कैविटी दिखाई दे रही है, ये बड़ी दिखाई दे रही है। इस बड़े से चौड़े जगह में आपको ये 3 जोड़ी मांसपेशियां दिखाई देती है। इसमें मीडियन डॉर्सल मसल्स, एंटीरो डॉर्सो लैटरल मसल्स, पोस्टीरियर डॉर्सोलैटरल मसल्स। ये मसल्स है, ये इसके मुख गुहा को खोलने और साथ में जिह्वा पुंज, जिसको रेडुला बोलते हैं, जिह्वा पुंज खोलते हैं, ऑडेंटोफोर कहते हैं। जिह्वा पुंज को आगे पीछे इसमें आरी की भांति गति करने में सहायक होती है। इसके पश्चात इसका नलिकाकार भाग है ईसोफेगस आगे चलकर आमाशय में खुल जाती है। ये आमाशय है, इसके 2 भाग होते हैं, जठरागामी आमाशय और जठर निर्गमी आमाशय। कार्डियक चैम्बर है और एक है पाइलोरिक चैम्बर। आमाशय आंत्र में खुलता है, जहाँ पर एक अंधनाल होती है सीकम, और इस प्रकार ये इंटेस्टाइन होती है। इंटेस्टाइन आगे चलकर लंबी कुंडलित 2.5 या फिर हम 3 पूरे कुंडलन होते हैं, उसके साथ में ये आगे रेक्टम में खुलती है और रेक्टम दाहिनी कंदरापाली से नीचे की तरफ निकलता हुआ एनस में खुल जाता है। तो आपने यहाँ पर ये आहार नाल का डायग्राम देखा है। अब इसकी विस्तृत जानकारी हम यहाँ पर शेयर करते हैं। इसमें आहार नाल के जो भाग है, मुख गुहिका में मुख पेशी विन्यास है, जिसके बारे में आपको अभी बता चुका हूँ। पाइला की आहार नाल एक कुंडलित नली है जो मुख से आरंभ होकर गुदा तक फैली रहती है। इसका अगला भाग विशेष रूप से रूपांतरित हो जाता है। संपूर्ण आहार नाल को अग्रांत, मध्यांत्र और पश्चांत्र में 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। अग्रांत्र में मुख गुहिका और ग्रसिका, मध्यांत्र में आमाशय और आंत तथा पश्चांत्र में मलाशय स्थित होते हैं या सम्मिलित होते हैं। मुख गुहिका, यह कक्ष चैम्बर जिसमें मुख खुलता है, मुख गुहिका कहलाती है। यह क्यूटिकल द्वारा आस्तरित रहता है और एक बड़ी मोटी भित्ति वाली अतंत पेशीय नखाकार पियर शेप्ड संरचना द्वारा घिरी रहती है, जिसे मुख पुंज या बक्कल मांस कहते हैं। इसकी भित्ति में गति के लिए पेशियों के कई समुच्चय होते हैं, जिनके द्वारा रेडुला में गति होती है। मुख पेशी विन्यास, बक्कल मस्कुलेचर, पेशियों के कई समुच्चयों में अपाकुंचक पेशियां प्रोट्रैक्टर मसल्स सुविकसित होती है। इनमें एक ऊपरी सतह की मध्यवर्ती मीडियन डोर्सल, 3 जोड़ी अग्र पृष्ठ पार्श्वीय एंटीरियर डोर्सोलैटरल एवं 2 जोड़ी पश्च पृष्ठ पार्श्वीय पेशियां होती है। ये मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था, मैं अभी दोबारा आपको बता देता हूँ। जैसे ये मीडियन डॉर्सल मसल्स 3 जोड़ी है, 1, 2 और 3 जोड़ी है। अब
पार्श्वीय एंटीरियर पार्श्वीय मसल्स, एंटीरियर डोर्सल लैटरल मसल्स ये आपको दिखाई दे रही है, और यहाँ पर पोस्टीरियर डोर्सल लैटरल मसल्स। तो इस प्रकार से इस मसल्स में अपाकुंचक पेशियों में एक ऊपरी सतह की मध्यवर्ती पृष्ठीय 3 जोड़ी अग्र पार्श्व पृष्ठीय और 2 जोड़ी पृष्ठ पार्श्वीय पेशियां होती है। अधर सतह पर 3 अग्र पेशियां तथा 1 जोड़ी लंबी सुदृढ़ पार्श्व अधरी पेशियां होती है। ये पेशियां मुख्यतः पार्श्वीय उपास्थियों के बहिष्रण यानी प्रोट्रूशन यानी बाहर की तरफ निकालने से संबंधित होती है, और मुख पुंज के बहिष्रण एवं अवनमन डिप्रेशन में सहायक होती है। यानी कि मुख कुंज खोलना, बाहर की तरफ निकालना और वापस खींचना या उसको बंद करने से सहायक होते हैं। अब इसके जबड़े, प्रघाण एवं जबड़े, वेस्टिब्यूल या जॉ। मुख गुहिका के 2 भाग होते हैं। आगे की ओर का नली के आकार का भाग प्रघाण वेस्टिब्यूल और दूसरा पश्च भाग पोस्टीरियर पार्ट है। प्रघाण के पिछले भाग में दोनों पृष्ठ पार्श्व तलों पर 1 जोड़ी मोटे जबड़े होते हैं जो एक पतली क्यूटिकल झिल्ली द्वारा परस्पर जुड़े रहते हैं। प्रत्येक जबड़े का अग्र काटने वाला किनारा ट्रंकटेड, रुंडित तथा दंती होता है, जिस पर असंख्य छोटे छोटे 2 या 3 बड़े दांतों के समान प्रवर्त होते हैं। प्रघाण की भित्ति में जैसा कि आपको यहाँ पर ये दिखाई देता है, एक जबड़े का डायग्राम दे रखा है, और ये आपके इधर की साइड में ये कटिंग इड्स यानी ये दांत जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं इसकी अंधरीय पेशी रेशों से, जो मुख अवरोधनी माउथ स्फिंक्टर का निर्माण करते हैं। यह अवरोधनी भोजन ग्रहण करते समय मुख द्वार का नियमन करती है और जबड़ों को चलाने का कार्य करती है। अब मुख गुहिका के अंदर अगला जो भाग है वो है दंतधर या ओडोंटोफोर। मुख गुहिका के पश्च भाग का फर्श एक मोटी पेशी युक्त मोटी संरचना में रहता है, जिसे जिह्वा पुंज, टोंग, मांस या दंतधर ओडोंटोफोर कहते हैं। यह रचना उपास्थियों के 2 समुच्चयों द्वारा समर्थित रहती है। एक जोड़ी लगभग त्रिभुजाकार ऊर्ध्व उपास्थिया सुपीरियर कार्टिलेज होती है, जो दंतधर के शिखर पर उपकला के नीचे पाई जाती है, और एक जोड़ी ऐसा आकार की पार्श्वीय उपास्थिया लैटरल कार्टिलेज, जिनके अधर तल पर मोटे और पृष्ठ तट पतले होते हैं, दाएं बाएं स्थित रहती है। दंतधर के अग्रभाग पर एक छोटा प्रवर्ध होता है, जिसे अधोरेडुली अंग या सब रेडुलर ऑर्गन कहते हैं। अधोरेडुलर अंग के नीचे एक सकरा अवकाश अधोजिह्वा गुहिका होती है। अब है रेडुला। इस गुहिका में एक भूराव काइटिनी वक्रित रिबन के समान रचना होती है, जिसे रेडुला कहते हैं। रिबन, लिंगुअल रिबन जिसे कहते हैं। इसके अगले सिरे पर एक जोड़ी पंख के समान पल्ले होते हैं, जो दंतधर के शिखर पर अंधेर रूप से फैले रहते हैं। इसका पिछला सिरा, जैसे कि आप इसमें चित्र में देख सकते हैं, ये लंबी संरचना है, रिबन के समान संरचना है, काइटिनी वक्रित रिबन के समान संरचना है। अब आप इसमें गिन सकते हो, देख सकते हो, ये ट्रांसवर्स रो ऑफ टीथ 1 2 3 और इधर साइड 1 2 3 और बीच में ये मीडियन। तो 7 दांत, 7 जो टीथ है, उन टीथ की इस तरीके से रो होती है। अब इन दांतों को हम देखते हैं कि दांतों का फॉर्मूला 2 1 और 1, ये 2 है साइड से, यानी कि आउटर मार्जिनल, इनर मार्जिनल। तो मार्जिनल दांत 2 हो गए, एक है लेटरल, ये भी लेटरल है, तो ये 1 1 हो गए, और ये बीच में है इसका मीडियन रेचिडियन। तो इस प्रकार ये 7 दांत है। ये 7 दांत इसमें पंक्ति नुमा लगे हुए ऊपर तक, और स्ट्रैप ऑफ रेडुला है, और ये फ्लैप लगे हुए हैं। तो हम यहाँ बात करते हैं कि रेडुला एक रिबन की तरह है, जिसके अगले सिरे पर एक जोड़ी पंख के समान पल्ले है, जो दंतधर के शिखर पर अंधेर रूप से फैले रहते हैं। इसका पिछला सिरा एक पट्टी के समान 2 मिलीमीटर चौड़े रेडुला कोष में स्थित रहता है। रेडुला कोष मुखपुंज के पीछे और नीचे झुका रहता है। रेडुला का निर्माण रेडुला कोष के उपकला स्तर के स्त्रवण से होता है, और रेडुला के नीचे कोमल एवं प्रत्यास्थ अधो रेडुला झिल्ली होती है। रेडुला की ऊपरी सतह पर असंख्य अनुप्रस्थ पंक्तियों में व्यवस्थित दांत होते हैं, और प्रत्येक पंक्ति में 7 दांत होते हैं, जिसमें एक केंद्रीय रैकिडियन और इसके दोनों ओर
एक एक पार्श्वीय लैटरल और 2 सीमांतीय यानी मार्जिनल दांत होते हैं, और इस प्रकार ये 2 1 1 2 का दंत सूत्र प्रस्तुत करते हैं। भोजन के कणों को रेतने के लिए रेडुला को दंतधर के ऊपर आगे और पीछे की ओर चलाया जाता है। हक्सले के अनुसार इसकी इन गतियों को श्रृंखला आरी गतियों चेन सा मूवमेंट कहते हैं। ये अपाकुंचन प्रोट्रैक्टर तथा आकुंचन रिट्रैक्टर पेशी द्वारा होती है। इन्हीं के द्वारा रेडुला मुख से बहिसारित भी किया जा सकता है। निरंतर प्रयोग किए जाने से रेडुला के अग्र छोर में टूट फूट होती रहती है, और परंतु इसके पश्च सिरे पर निरंतर रेडुला पदार्थ की वृद्धि होने से इसके अग्र सिरे की क्षतिपूर्ति होती रहती है। तो ये रेडुला है, और ये रेडुला बहुत महत्वपूर्ण अंग है। अब है ग्रसिका। ग्रसिका एक सक्रिय एवं लंबी नली होती है जो मुख पुंज के पृष्ठ तल से निकलती है तथा थोड़ी दूर पीछे की ओर चलकर बाईं ओर मुड़ जाती है और अंतरंग पुंज में प्रवेश करने के बाद आमाशय में खुल जाती है। अब हम देखते हैं कि ये है आमाशय, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस आमाशय में खुल गई। अब आमाशय एक थैली के समान संरचना है। आमाशय अंतरंग पुंज पर बाईं ओर पेरिकार्डियम के नीचे स्थित रहता है। इसकी गुहिका यू आकार की होती है। इसके 2 भाग होते हैं, एक पश्च एवं चौड़ा भाग जिसमें ग्रसिका खुलती है, जठरागामी आमाशय, और दूसरा सकरा एवं अग्रभाग जिससे आंत्र प्रारंभ होते हैं, जठर निर्गमी आमाशय, पाइलोरिक चैम्बर। आमाशय के अंदर का अस्तर बलित फोल्डेड होता है, और जठरागामी आमाशय कार्डियक स्टोमच के बलन निम्न होते हैं और दाएं से बाईं ओर व्यवस्थित रहते हैं। जठर निर्गमी आमाशय के बलन कुछ स्पष्ट होते हैं तथा अनुप्रस्थ रूप से व्यवस्थित रहते हैं। जठर निर्गमी के नीचे की भित्ति के बाहरी तल से एक छोटा गोलीय और अंधकोष्ठ निकलता है जिसे अंधनाल या सीकम कहते हैं। आमाशय के दोनों कक्षों के मिलने के स्थान पर पाचक ग्रंथि की एक वाहिनी खुलती है। अब है आंत्र। जठर निर्गमी आमाशय के से एक लंबी एवं कुंडलित आंत होती है। अंतरंग पुंज में पीछे की ओर बढ़कर रेक्टम में खुलने से पहले जनन ग्रंथि और पाचक ग्रंथि के बीच 2.5 या 3 कुंडलियां बनाती है। मलाशय यह एक मोटी भित्ति वाली नली है जो प्रवार गुहिका के क्लोम कक्ष में कंकत क्लोम एवं जनिक वाहिनी के बीच होकर आगे बढ़ती है। इसका बाहर खुलने वाला छिद्र गुदा दाहिनी कंदरापाली के किनारे के लगभग 6 मिलीमीटर दूर स्थित रहता है। अब है इसकी पाचक ग्रंथियां। जैसा कि मैंने पाचक ग्रंथि में बताया था, एक है लार ग्रंथि, दूसरी है पाचक ग्रंथि मुख्य, और तीसरी है बक्कल कैविटी में पाई जाने वाली मुख्य ग्रंथि, और एक है ग्रसिका कोष्ठ ईसोफेगल पाउच। तो लार ग्रंथि है, इसकी संख्या 2 होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये लार ग्रंथियाँ हैं, दोनों तरफ पाई जाती है। इसमें ईसोफेगल पाउच साइड में है दोनों तरफ, और ये लार ग्रंथि है। तो लार ग्रंथि इनकी संख्या 2 होती है और मुख पुंज के पश्चिम भाग के दाएं बाएं स्थित रहती है। प्रत्येक ग्रंथि एक शाखादार सफेद पुंज की भांति दिखाई देती है। प्रत्येक ग्रंथि से एक वाहिनी मुख पुंज की पेशियों में प्रवेश करके मुख गुहिका के पृष्ठ मुख ग्रंथियों के क्षेत्र में खुल जाती है। इससे निकलने वाली लार में म्यूसिन के समान पदार्थ और कार्बोहाइड्रेज एंजाइम होता है। पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड, जैसा कि हमें लीवर और पैंक्रियाज मुख्य पाचक ग्रंथि है, तो इनमें भी लीवर और पैंक्रियाज दोनों एक साथ जुड़े होते हैं, इसलिए इनको हेपेटोपैंक्रेटिक ग्लैंड इनमें होती है। यह लगभग त्रिभुजाकार प्लेट या शंकु जिसकी बाहरी सतह उत्तल तथा अंदर की सतह चपटी होती है, कुंडलित अंतरंग पुंज के एक बड़े भाग में पाई जाती है। यह संरचना एक पाचक ग्रंथि है जिसे प्राय यकृत या यकृत अग्नाशय कहते हैं। यह ग्रंथि भी कुंडलित होती है। इसका रंग भूराभ से हरा होता है और इस ग्रंथि से 2 मुख्य पाली होते हैं, जिनमें से अपेक्षाकृत छोटी पाली आमाशय के संपर्क में तथा बड़ी पाली सर्पिल के शिखर तक फैली रहती है। इन दोनों पालियों से अलग अलग 2 वाहिनियां निकलती है जो आमाशय में खुलने से पहले परस्पर मिलकर एक सामान्य वाहिनी बनाती है, और ये वाहिनी पाचक ग्रंथियों से होने वाले असंख्य कूपकाओं से निकली छोटी छोटी शाखित नलियों के परस्पर मिलने से बनती है। कूपिकाएं 3 प्रकार की कोशिकाओं से बनी पाचक उपकला से आश्रित रहती है।
नंबर 1 स्त्रावी कोशिकाएं या सिक्रेटरी सेल्स, नंबर 2 रीएब्जॉर्प्शन सेल या पुनः शोषण कोशिकाएं, और तीसरे कैल्शियमी कोशिकाएं लाइम सेल्स। स्त्रावी कोशिकाएं है या सेक्रेटरी सेल्स, सिक्रेटरी सेल्स में जो सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम का स्राव करती है। दूसरी पुनः शोषण कोशिकाएं रीऑब्जॉर्प्शन कोशिकाएं, रीऑब्जर्प्टिव कोशिकाएं सेल्स है जो प्रोटीन को अंतः कोशिकीय पाचन करती है। और कैल्शियमी कोशिकाएं लाइम सेल्स जो कैल्शियम फास्फेट का संग्रहण करती है। इन कोशिकाओं में अर्धपचा भोजन प्रवेश करता है जहां से इसके सेलुलोज प्रोटीन का पाचन होता है। अब इस ग्रंथि को हम यहाँ पर डिटेल में देख सकते हैं। इस ग्रंथि में आपको ये पूरी ग्रंथि दिखाई दे रही है, लेकिन आप यहाँ पर देखो ये आमाशय का भाग है, यानी आमाशय के दोनों तरफ पाई जाती है। ये पोस्टीरियर एरिया ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड के दो भाग है, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और ये पूरा एंटीरियर एरिया है, एंटीरियर एरिया। तो एंटीरियर एरिया ये यहाँ तक है और ये पोस्टीरियर एरिया। यहाँ से नली निकल रही है और यहाँ से नली निकल रही है, और दोनों नली यहाँ पर जाकर मिल जाती है। इस नली इस ग्रंथि से नली निकल रही है और इस ग्रंथि से नली आ रही है। ये दोनों नली मिलकर यहाँ पर आमाशय के इस जगह खुल जाती है। अब साथ में आप देख रहे होंगे ये ओवरी है, ओवरी यहाँ पर इसके साथ अटैच ज़रूर है, साथ में जुड़ी हुई है, साथ में अंग पाए जाते हैं, इसलिए ओवरी का इससे कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर ये ओविडक्ट बाहर तरफ निकल गई। तो ये जो कुंडलित ये भाग है यहाँ से लेके ये इसका एंटीरियर भाग है और ये इसका पोस्टीरियर भाग है, और ये स्टोमक है, ये तो ये स्टोमक के पास में पाई जाती है। तो ये इसकी पाचक ग्रंथि है। अब हम बात करते हैं ईसोफेगल पाउच। लार ग्रंथियों के नीचे एक जोड़ी सरल गोलीय क्रीम रंग के ग्रसिका कोष्ठ पाए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक कोष्ठ एक सक्रिय वाहिनी द्वारा मुख गुहिका तथा ग्रसिका के जोड़ पर खुलता है। ये कोष्ठ संभवतः पाचक एंजाइमों का स्रावण करते हैं। मुख ग्रंथियां, ये मुख गुहिका एवं ग्रसिका के संगम से थोड़ा पहले मुख गुहिका की छत पर एक जोड़ी ग्रंथिल क्षेत्र होते हैं, और ये ग्रंथिल क्षेत्र तिरछी अंदरीय खांच द्वारा विभाजित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बक्कल कैविटी के बक्कल पाउच है, ग्लैंड है। अंदरीय खांच द्वारा विभाजित दो गद्दियों का बना होता है, और प्रत्येक गद्दी में अनुप्रस्थ खांचों की एक पंक्ति होती है, और इन ग्रंथियों का वास्तविक कार्य अभी तक अज्ञात है। ये संभवतः सहायक पाचक ग्रंथियां। भोजन, पायला जलीय पौधे जैसे कि बेलिस्नेरिया पिस्टिया के समान रसीले पौधों को खाता है। घोंगे को मृत जंतुओं के ऊतकों को खाते हुए देखा गया। असन एवं भोजन का अंतःग्रहण, फीडिंग और इंजेक्शन ऑफ फूड। भोजन को रेडुला की श्रृंखला आरी, चैन सा गति, इसमें जैसे प्रकार आरी आगे पीछे यूँ चलती है, इस प्रकार से इसकी जिह्वापुंज आगे पीछे यूँ निकलती है। तो चैन सा गति है द्वारा मुख गुहिका के अंदर ग्रहण किया जाता है, और ये गतियाँ अन्य मोलस्क जंतुओं की तुलना में पायला में ही सीमित होती है। मुख गुहिका पुंज की अवरोधनी एवं अपाकुंचक पेशियों की क्रिया द्वारा दोनों जबड़े मुख छिद्र तक आ जाते हैं और जलीय पौधों की पत्तियों को काट लेते हैं। इस बीच रेडुला भी आगे की ओर सरक जाता है और पत्तियों के टुकड़े इसके दांतों में फंसकर पीछे की ओर मुख गुहिका में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार भोजन मुख गुहिका में ही काटा और पीसा जाता है। अब पाचन क्रिया, लार ग्रंथियों से वाहिनियों द्वारा लार को मुख गुहिका में उड़ेला जाता है, या जहाँ पर लार ग्रंथियाँ अपना स्राव मुख गुहिका में डाल देती है, जहाँ भोजन के साथ मिल जाती है, और इस स्राव में स्टार्च को शर्करा में बदल देने वाला कार्बोहाइड्रेट एंजाइम होता है। आमाशय में भोजन का पाचन पाचक ग्रंथि के स्राव द्वारा होता है, जिसमें वही पाचक एंजाइम होते हैं जो कशेरुक जंतुओं में अग्नाशयी रस में होते हैं। इस प्रकार आमाशय में बही कोशिकीय पाचन होता है और पाचक ग्रंथि में अंतः कोशिकीय पाचन भी होता है। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुक्तः पाचक ग्रंथि एवं आंत में होता है। मलाशय से अपच भोजन को गोदा द्वारा क्लोम कक्ष में पहुंचाया जाता है, जहां से ये बाहर जाती हुई जलधारा के साथ दाहिनी कंदरापाली सूडो पिपोडियम से होता हुआ बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार इसमें पाचन की क्रिया पूर्ण होती है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे श्वसन क्रिया।